Bismillahirrahmanirrahim. Students, you are watching the YouTube channel of Allied Schools Superior Barrier Campus, and this video is about the diary tutorial of class 9th. Subject is physics, unit number 4, week 3. स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेड एंड टेल रूल, या जिसे हेड टू टेल रूल भी कहा जाता है वेक्टर्स का। इन दो वेक्टर्स को किस तरह से हम ऐड करते हैं उसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, और साथ इसके कुछ रूल्स हैं, 7 रूल्स हैं जो हमारे पास मौजूद होंगे। इनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला रूल स्टूडेंट्स ये है कि आपने फ्रेम एक सेट कर लेना है जो आपको डायरेक्शन बताएगा वेक्टर्स की। सेकंड, हमने सूटेबल स्केल्स पे 2 क्वांटिटीज़ लेनी है वेक्टर्स की, यानी अगर हम 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं या 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो उसके मुताबिक हम ड्रॉ करेंगे दोनों वेक्टर्स, लेंथ सेम होनी चाहिए। थर्ड वन, हम ड्रॉ करेंगे रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द स्केल। 2 लाइंस हमने बना लेनी है। फिर हमने वेक्टर ड्रॉ करने हैं अगेन द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर्स इन सच अ वे, इस तरीके के साथ हमने उसको डिज़ाइन करना है कि जो पहला वेक्टर हो उसका हेड जो है वो दूसरे वेक्टर के टेल के करीब होना चाहिए, या दूसरे जो वेक्टर है सेकंड वाला उसकी टेल फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड के करीब होनी चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल से भी वजाहत करूँगा, इंशाल्लाह समझ में आएगी आपको। और उसके बाद हमने अपने वेक्टर्स को ज्वाइन करना होता है, और जब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक तीसरा वेक्टर जो है वो हमें हासिल हो जाता है। इस मेथड को वेक्टर एडिशन के मेथड को हेड टू टेल रूल भी कहते हैं, वेक्टर एडिशन का। दिस मेथड कैन बी यूज टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस या वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए और बी। लाइक ये वाला एक वेक्टर है ए एंड दिस वेक्टर इज़ बी। आप देख सकते हैं सेकंड वेक्टर का जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल की तरफ है, और फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल की तरफ है। अब अगर मैं इसको मिलाना चाहूँ तो मैं अपने वेक्टर ए का हेड जो है वो बी के टेल से मिलाऊंगा, तो ये वेक्टर जो है मेरे पास, ये वाले 2 ये तैयार होंगे इस तरह से। तो तीसरा वेक्टर अल्टीमेटली जब मैंने ट्राइंगल उसकी ड्रॉ करनी है तो अल्टीमेट मेरे पास एक वेक्टर हासिल होगा जिसे हम वेक्टर आर का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम हेड टू टेल रूल को डिस्कस करते हैं। ये हेड टू टेल रूल अगर आपको याद हो यूनिट नंबर 2 में भी हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं इन द क्लास, और उसमें मैंने आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ जब मैंने समझाई थी तो उसमें बड़ी तफसील से वहाँ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक अगेन आपके पास आया है। किस लिए आया है उसकी मैं वजह आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को वैसे तो मैथ्स रिलेटेड टॉपिक कहा जाता है, लेकिन चूँकि फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स का आपस में एक इंटर रिलेशनशिप है, तो लिहाजा यहाँ पे भी हम ट्रिग्नोमेट्री को देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और इसको किस तरह से बेसिक्स इसकी जो हैं वो किस तरह से सॉल्व होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एक डेफिनेशन है यहाँ पे। ऑब्वियस बात है कि ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड जो है वो ट्राइंगल से निकला है, तो ट्राइंगल से रिलेटेड जितनी भी हम जो कैलकुलेशंस हैं वो करते हैं वो सारी की सारी मैथ की जिस ब्रांच में जाती हैं वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज होते हैं यहाँ, जैसे आपके सामने अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ ये वाली, तो ये 3 इसकी साइड्स मेरे पास हैं। ट्राइंगल है ए बी एंड सी। दिस इज़ एन एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल हमें नज़र आ रहा है। माउंट हमारे पास मौजूद नहीं, लिहाजा हम एंगल का जो सिंबल है थीटा वो यहाँ पे देते हैं। 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज बनेंगे यहाँ पे। एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी हम कोई सी भी 2 साइड्स अगर हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक रेशियो कहलाती है। और रेशियोज जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में बुनियादी तौर पर 3 होते हैं इंपॉर्टेंट: साइन थीटा, कॉस थीटा एंड देन टैन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? अगर हम इस मुसल्लस को या ट्राइंगल को गौर से देखें तो ये जो आपके पास एक लाइन नज़र आ रही है साइड की आपको, जो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है, ये एक परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनस क्या है? ये आप जो देख रहे हैं, इसको उर्दू में वितर भी बोलते हैं किसी भी मुसल्लस या ट्राइंगल का, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो वह है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी हम बेस की क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं अपनी इस हाइपोटेनस के साथ। और थर्ड वन है टैन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यहाँ इसकी वैल्यूज़ को आप इस तरह से मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन ये बी सी डिवाइडेड बाय ए बी हर जो ट्राइंगल है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल डिफरेंट नेम्स की भी हो सकती हैं आपके पास। ज़रूरी नहीं है कि वो ए बी और सी की ही हों।
स्टूडेंट्स एंगल्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ हम डिग्रीज़ के ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एंगल्स हैं जो हम कंपस की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, विद डी की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो हैं हमारे पास 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ कॉमन एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा में आपको दी गई हैं। 30 डिग्री पे साइन थीटा 0.5 और 1/2 भी आप इसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा 3/2 एंड tan थीटा 1/√3। इन वैल्यूज़ को आपने ये 45 डिग्री पे भी दी गई हैं, 60 डिग्री पे भी दी गई हैं और 90 डिग्री पे भी दी गई हैं। ये एक अंडरस्टूड सी वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स में हम अमूमन स्क्वायर रूट को इक्वल रखते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2, जिस तरह पाई की एक वैल्यू है 3.14 और 22/7, इसी तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की ट्रिग्नोमेट्री में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल्स पर ये वैल्यूज़ होती हैं। इस टेबल को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये क्लास 8 में भी मैं आपको मैथमेटिक्स के पोर्शन में समझा चुका हूँ। अब हम देखेंगे डिफाइन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट कौन से होते हैं वेक्टर के और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। जी, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है? पार्ट ऑफ अ वेक्टर विच इज़ इफेक्टिव इन सम पार्टिकुलर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का वो हिस्सा विच इज़ इफेक्टिव इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो इफेक्टिव होता है किसी ख़ास डायरेक्शन में, उसे हम वेक्टर का कंपोनेंट कहते हैं। मज़ीद इसकी में जो वजाहत है एक्सप्लेनेशन के साथ, वो हम जब डिटेल क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं? तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड rectangular components, and the magnitude of the rectangular components can be calculated by the following equations: fx is equal to f cos theta and f for y is equal to f sin theta। इसको हम परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसकी परफॉर्मिंग पे है कि ये इक्वेशंस जो हैं वो किस तरह से ड्रॉ होती हैं। लेकिन जनाब इसी इक्वेशंस को हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद एन एग्जांपल। द डीकम्पोजिशन ऑफ अ फोर्स और अ वेक्टर इनटू अ कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। मीन्स के जब आप डीकम्पोज होती है कोई भी फोर्स किसी वेक्टर कोई फोर्स या कोई वेक्टर किसी भी कंपोनेंट के अंदर, तो उसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहा जाता है। मतलब क्या है इसका? देखें, कहता है कंसीडर अ फोर्स एफ। कोई फोर्स हम कंसीडर कर लेते हैं जो एक्ट कर रही हो किसी भी बॉडी पे और वो एक एंगल ड्रॉ कर रही हो थीटा विद द एक्स एक्सिस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ओ ए। लाइक एन एग्जाम्पल, देखें हमारे पास एक फोर्स है ये वाली, ये देखें इस वेक्टर पे ये एक एंगल ड्रॉ कर रही है, इसको हमने फोर्स का नाम दिया हुआ है, और ये मेरे पास जो है वो ओ ए का एक वेक्टर मौजूद है, ये फोर्स मेरी यहाँ पे अमल कर रही है। जब हम डिटरमाइन करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तो ड्रॉ करते हैं हम एक परपेंडिकुलर। ये देखें जी, मैंने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया, ए और बी का हमने इसको नाम दिया। ये फोर्स हमारी एफ वाई है, ये फोर्स जो है वो हमारी एफ और एक्स है। फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर एफ, नाउ ये हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग मैंने किया। नाउ इफ़ ओ बी एंड बी ए आर कंसीडर टू बी द वेक्टर्स, यानी अगर हम ओ बी को और ए बी को या बी ए को वेक्टर्स तस्वर कर लें तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द वेक्टर एडिशन ओ ए इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ओ बी एंड बी ए, यानी ये जो हमारे पास वेक्टर होगा ये रिज़ल्ट होगा इस और इस वेक्टर के एडिशन का। अभी हमने रिसेंटली देखा, अभी लास्ट मैंने पिछली एक स्लाइड में मैंने आपको बताया हेड टू टेल रूल के बारे में। तो हेड टू टेल रूल यही था कि जब दो वेक्टर्स को ज्वाइन करते हैं तो जो तीसरा जो साइड हमारे पास वजूद में आता है उस साइड को हम थर्ड वेक्टर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, सिंस एंगल बिटवीन ओ बी एंड बी इज़ 90 डिग्री, ये वाला एंगल तो ऑब्वियस है कि 90 डिग्री का होगा। हैंस दीज आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एफ। सो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ। कंपोनेंट्स ऑफ ओ बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ एक्स। चूँकि ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, तो इस कंपोनेंट को हम एफ वाई से डिनोट करेंगे हॉरिजॉन्टली। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है एक्स का। तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी, द कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, अर्लियर हम देख चुके हैं। तो हमने जब इसको कैलकुलेट करने की तरफ जाना है तो हम देखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई ओ ए। किस तरह से? मैं बैक स्लाइड पे दिखाता हूँ आपको। देखें, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, सो बेस इज़ ओ बी एंड हाइपोटेनस इज़ ओ ए।
तो यही नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। अब ज़रा इसको हम इसी इक्वेशन को ज़रा मैं अगर मॉडिफाई करूँ तो ये जो ओ ए है डिवीजन में है, जैसे ही हम शिफ्ट करेंगे यहाँ तो ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओ बी जो है वो इक्वेटर में आ जाएगा। ओ बी की एक वैल्यू है एफ एक्स और ओ ए जो है वो एफ के इक्वल है। कैसे है जी, ये देखें, ए बी जो है वो एफ वाई के, ओ बी जो है वो एफ एक्स और ओ ए की एक वैल्यू है एफ, वो हमने पुटअप कर दी। जब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमने क्या किया, ओ बी की जगह वैल्यू लगाई, ओ ए की जगह हमने एफ पुटअप कर दिया। दिस इक्वेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। इसी तरह से अगर हमने वाई कंपोनेंट निकालना है तो हम साइन थीटा की मदद से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दोनों के वैल्यूज़ पुटअप करें, बी ए इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा, बिल्कुल इसी इक्वेशन के मुताबिक जिसने हमने पहले किया था। तो अब हमारे पास चूँकि बी ए एफ वाई के इक्वल है तो अब जो हम मैग्नीट्यूड वाई का देख सकते हैं यहाँ से। सो सिंपल है, अगर हम थोड़ी सी इस पर आप गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजिड बॉडीज़, एक्सेस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम आर्म। छोटी छोटी डेफिनेशन है हमारे पास। रिजिड बॉडी क्या होती है, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी रिमेन्स द सेम देन सच अ बॉडी इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी। किसी कहता है कि जो अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, यानी किसी भी फोर्स का जो एक्शन हो रहा था उसके अंडर, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है रिमेन्स द सेम, अगर वो सेम रहता है देन सच अ बॉडी इज़ कॉल्ड द रिजिड बॉडी। एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात करें तो ड्यूरिंग द रोटेशन द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेट अलॉन्ग फिक्स सर्कल्स। जो रोटेशन जो होती है उसमें रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स वो रोटेट होते हैं अलॉन्ग अ फिक्स सर्कल। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये एक पूरा ये जो आपके पास रेंच है, स्क्रू टाइटनर भी इसको बोलते हैं, ये एक पूरी मिसाल है आपके पास रिजिड बॉडी की। मोमेंटम आर्म की अगर हम बात करें तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड द मोमेंटम आर्म। यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो लाइन ऑफ रोटेशन है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है फोर्स का, उसे मोमेंटम आर्म का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास टॉर्क। एक्सप्लेन भी करना है और स्टेट भी करने हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स। तो टॉर्क क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, या मोमेंट ऑफ फोर्स, जो हम मोमेंट ऑफ आर्म तो देख चुके, लेकिन अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क को देखते हैं। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, जो फोर्स के घुमाव का, यानी फोर्स के घूमने का, फोर्स के टर्न होने का जो इफेक्ट होता है, इज़ नोन एज अ टॉर्क और द मोमेंट ऑफ फोर्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू ओपन अ नट, किसी भी नट को अगर आप इस तरह रेंच के साथ ओपन करना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ स्पेनर भी इसको कहा जाता है, इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट टॉर्क प्रोड्यूस अ फोर्स यूजिंग अ स्पेनर ऑफ लॉन्गर आर्म इज़ ग्रेटर दैन द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द सेम फोर्स बट यूजिंग अ स्पेनर ऑफ शॉर्टर आर्म। यानी जितना आपके पास आर्म जो है, मोमेंट आर्म, वो लंबा होगा, आपकी जो फोर्स है यानी जो टॉर्क है, जो घूमने का या नेट के घूमने का जो स्पीड है उसकी, वो तेज़ होगी। जितना ही ये वाला आर्म आपका छोटा होगा, नेट के घूमने की जो रफ्तार है या उसकी जो टॉर्क है वो कम होती चली जाएगी। वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल, जब आप किसी बाईसाइकिल पे होते हैं, इफ़ वी अप्लाई ग्रेटर फोर्स ऑन द पेडल देन स्पीड विल बी ग्रेटर, and if we apply smaller force then speed of the bicycle and rotation of the wheel both will be less. Simple सी example आपके पास. So we can say that the torque or rotation produced in a body depends on the following two things. First of all, magnitude of the force. Second one, the perpendicular distance between the line of action of the force and the axis of rotation. ये वही जो line of action of force जो है वो axis of rotation of force, इन दोनों की बात हमने लास्ट डेफिनेशंस में की थी। तो दो चीज़ों के ऊपर इन्हिसार होता है टॉर्क का। एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कितनी फोर्स लग रही। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस क्या है फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन का और एक्सिस ऑफ रोटेशन का, विच इज़ नोन एज द मोमेंट आर्म भी हम जिसे कहते हैं, ये वाला। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखें तो टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द फोर्स F एंड द मोमेंट आर्म L।
टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। ये टॉर्क का सिंबल आप देख सकते हैं। फोर्स के लिए तो ऑब्वियसली अब आपको पता है कि एफ यूज़ करते हैं, मोमेंट आर्म या लेंथ के लिए आप एल यूज़ करते हैं। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसी होती है? टॉर्क इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है जी? पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क और यूनिट ऑफ टॉर्क को हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगी, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को भी देखेंगे। अंडर द एक्शन ऑफ द टॉर्क, इफ़ द रोटेशन प्रोड्यूस इज एंटी क्लॉकवाइज देन द टॉर्क इज़ पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव है। यूनिट ऑफ द टॉर्क, यानी एक सिंपल सी मिसाल है ना, नेट की अगर आप बात करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो खुलता है और वो क्लॉकवाइज बंद होता है। किसी अगर आपके घरों में आप स्टूडेंट्स आप देख सकेंगे, मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। वाटर के जो पाइप्स हैं उस पर वॉल्व्स लगे होते हैं। अगर तो वो सर्कल वॉल्व्स हैं तो उसको गौर से देखिएगा, जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो बंद होना शुरू हो जाएगा, और जैसे आप उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, यानी वो बंद हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज ओपन होगा और क्लॉकवाइज क्लोज होगा। टॉर्क के अंदर भी कुछ इसी किस्म का मामला होता है कि जैसे ही जनाब एक्शन उसका रोटेशन प्रोड्यूस होती है एंटी क्लॉकवाइज, वो पॉजिटिव होता है, और जब उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज होती हैं तो फिर वो नेगेटिव में चला जाता है। टॉर्क का यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल में जो टॉर्क का यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। फोर्स के साथ मीटर का भी उसमें इजाफा किया गया क्योंकि डायरेक्शन मौजूद होती है, सो लिहाजा आपने देखना। प्रिंसिपल क्या है मोमेंटम का या मोमेंट्स का? बॉडी इज़ बैलेंस्ड इफ़ द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू द सेम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। एक बॉडी कोई भी जिस्म इज़ बैलेंस्ड, वो बैलेंस होता है इफ़ द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट्स, कि अगर उसकी जितनी भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं उनका साम ले लिया जाए, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वो जो उस बॉडी पे हो रही हैं, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट्स को जब आप प्लस कर लेते हैं तो बॉडी जो है वो बैलेंस में आ जाती है। इसे आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कह सकते हैं। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन द टर्म्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट है या वो मरकज़ है जहाँ एक अप्लाइड फोर्स वजह बनती है सिस्टम रोटेशन की, सिस्टम के मूव करने की विदाउट एनी रोटेशन। एग्जांपल एक इसकी यहाँ डायग्राम्स के साथ मौजूद है, या आपने रीड आउट अच्छे से करनी है और इसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है यहाँ आपके पास। इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा कि ये आपका टास्क है जो आपने खुद अटैम्प्ट करना है। डिफाइन सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एंड द प्लम्ब लाइन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन में मैं बता दूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज़ दैट पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर्स टू बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा होता है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया जाता है। और जो प्लम्ब लाइन है आपके पास, प्लम्ब लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब, इसे लेड या ब्रेस भी बोलते हैं, सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, its weight acts vertically downwards due to which the string hangs vertically. In this state center of the gravity of the bob is exactly below the point of the suspension. जो प्लम्ब लाइन है कंसिस्ट होती है वो स्मॉल मेटल के बॉब्स होते हैं, ठीक है, और किसी रस्सी के साथ या स्ट्रिंग के साथ वो बंधे हुए, उनका जो वेट होता है वर्टिकली वो डाउनवर्ड होता है। उनकी वजह से जो स्ट्रिंग होती है वो वर्टिकली हैंग होती है, लटकी हुई होती है। इस हालत के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बिल्कुल सस्पेंशन वाले पॉइंट के बिल्कुल नीचे होता है। और प्लम्ब लाइन का यूज़ क्या होता है? जो बिल्डर्स होते हैं यूज़ अ प्लम्ब लाइन टू कीप वर्टिकली द वॉल स्ट्रेट। वो जो जिसे आप उर्दू में कहते हैं वो साल होती है, वो आप देखेंगे कई दफ़ा जो बिल्डर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, एक लट्टू सा जो है वो नीचे स्पिनर जिसे आप लोग बोलते हैं वो मौजूद होता है, वो वेट होता है उसका, और उसके ऊपर एक डोरी सी होती है। वो जैसे ही उसको लटकाया जाता है तो वो वेट की वजह से वो जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर एक स्टिफनेस आ जाती है। वो जैसे ही वो आप उसको लटकाएंगे तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल वो जो पॉइंट है वो उसके नीचे होता है। अब इसका इस्तेमाल जो है वो प्रॉपर लैब इंशाल्लाह जैसे ही आप आते हैं वापस स्कूल, तो आपको जो लैब के अंदर मैं उसका मुशाहिदा करवाऊंगा इंशाल्लाह कि वो किस तरह से वर्कआउट करता है। प्लम्ब लाइन का काम बुनियादी तौर पे इंजीनियर्स
जो होते हैं हमारे सिविल इंजीनियर्स, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और आम कॉन्ट्रैक्टर्स या बिल्डर्स जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को आपने गौर से पढ़ लेना स्टूडेंट्स, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन भी यहाँ मौजूद है। तो इस डायरी ट्यूटोरियल में अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लें एलाइट स्कूल सुपीरियर बैरियर कैंपस के इस यूट्यूब चैनल को। तो जैसे ही वीडियोस अपलोड होंगी इंशाल्लाह आप तक भी जो है वो नोटिफिकेशंस पहुँचते रहेंगे। इसके अलावा मज़ीद जो फ़िज़िक्स के यूनिट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के डायरी ट्यूटोरियल्स में आपको मिलेंगे। शुक्रिया।